Good morning. I'm sorry I was not available yesterday, so I could not upload the newspaper. तो आज हम 29 और 30 तारीख की न्यूज़ कवर करेंगे एक साथ ही। लेट्स स्टार्ट। थोड़ा सा इस प्लेन क्रैश के बारे में जानेंगे और प्लस एफडीए की कुछ अपडेट्स हैं। इकोनॉमिक सर्वे आया है, मतलब आएगा लेकिन उसकी कुछ अपडेट्स आई हुई हैं। डिजिटल एडिक्शन, इंडिया अरब लीग की मीटिंग चल रही है न्यू दिल्ली में फॉरेन मिनिस्टर्स की, एंड कुछ अन्य न्यूज़ हैं जिनके बारे में एज अ एस्पिरेंट हमें पता होना चाहिए कि वर्ल्ड में क्या चल रहा है। लेट्स स्टार्ट। तो पहली है, ये अजीत पवार जी का जो प्राइवेट प्लेन था, ये एनसीपी पार्टी के लीडर थे महाराष्ट्र में, उनका क्रैश कर गया है। ये लियर जेट 45 एयरक्राफ्ट था, है ना, ये दिल्ली बेस्ड एक प्राइवेट कंपनी थी उसका था, और ये क्रैश कर गया। लेकिन इसमें कोई फाउल प्ले नहीं है, इट वॉज प्योरली एन एक्सीडेंट, है ना। ट्रेजिक डेथ हुई है, वी आर मॉर्निंग फॉर हिम। राइट, इसका अब आज के न्यूज़पेपर में इसका ब्लैक बॉक्स भी रिकवर किया जा चुका है, तो पता चलेगा कि मेन रीजन क्या था। इसकी स्टडी करवाई जाएगी जब, इसके बारे में तब जानेंगे। नेक्स्ट, फ्री ट्रेड डील के बारे में मैंने एक वीडियो सेपरेट अपलोड की है, आप उसको देख लीजिएगा, बहुत अच्छा आपको जानने का उसमें मौका मिलेगा। तो यही है कि जो हमने अभी तक 8 अन्य एफटीए साइन किए थे, उसमें इंडिया का जो ट्रेड था वो 16% कवर होता था, इंडिया जितना वर्ल्ड के साथ ट्रेड करता है। और ईयू के साथ जो हमने ट्रेड की है वो हमारा ओवरऑल ट्रेड का 12% है, नहीं समझे, तो टोटल 28% जो ट्रेड है वो कवर हो गया। समझो 8 कंट्रीज़ के साथ हम 16% ट्रेड कर रहे थे, उनके साथ हमने एफटीए किया था। और ये अकेला यूरोपियन यूनियन है, इसके साथ ओवरऑल हमारी ट्रेड का 12% होता है। तो इट्स अ वेरी गुड ट्रेड डील। ये मैंने बहुत अच्छे से डिस्कस किया है सेपरेट वीडियो में, आप उसको जानिएगा जाके। प्लस ये मेंस के पर्सपेक्टिव से है, टूरिज्म पे शशि थरूर थरूर जी का बहुत अच्छा आर्टिकल आया है। उन्होंने यही बोला है कि, ये देखो इसने क्या बोला है, इंडिया में जो है 56 लाख ही फॉरेन टूरिस्ट आए अगस्त 2025 तक। अगर 25 की बात करते हैं हम, तो हमारी जो कंट्री है 140 करोड़ लोग हैं, और सिंगापुर की अगर कंट्री देखो, छोटी सी कंट्री है, ज़्यादा से ज़्यादा 1 करोड़ 16 लाख लोग हैं उसमें। नहीं 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 नहीं, 1 करोड़ 16 लाख नहीं है, पॉपुलेशन उनकी कम है, बट स्टिल उनके यहाँ 11 मिलियन लोग आ चुके थे। हमारे यहाँ से भी डबल मिलियन लोग टूरिस्ट आए हैं वहाँ पर। और थाईलैंड की अगर बात करते हैं तो उन्होंने भी $60 बिलियन कमा लिए हैं टूरिज्म से। तो इंडिया का मतलब हम 1/3 भी नहीं कमा पाए, मतलब $20 बिलियन भी हम टूरिज्म से कमा नहीं पाते हैं। तो इसमें इन्होंने कुछ प्रॉब्लम्स की बात की है टूरिज्म की, तो इन्होंने 3 आई प्रॉब्लम बताई हैं। आई आई आई, इसमें पहला है इमेज। इंडिया की इमेज बहुत ख़राब कर रखी है। मैं इसको डिटेल में डिस्कस नहीं करूंगा बिकॉज इट्स रिलेवेंट फॉर प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव, हाउएवर इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मेंस पर्सपेक्टिव, राइट। तो इमेज इंडिया की बहुत ख़राब है, सिक्योरिटी सेफ्टी कंसर्न्स हैं, नेगेटिव हेडलाइंस ज़बरदस्ती बनाई जाती हैं इंडिया की इमेज को ख़राब करने के लिए। स्कैम्स कैपिटल, इंडिया में इतने सारे स्कैम होते हैं इस तरह से, बट इतना है नहीं, लेकिन ज़बरदस्ती इसको दिखाया जाता है। सेकंड है इंफ्रास्ट्रक्चर। चाहे आप होटल्स की बात करें तो होटल्स में गंदगी और छेड़खानी के आरोप ये सारे लगते रहते हैं। ट्रेन से सफ़र करें, एयरपोर्ट्स पे सफ़र करें, टैक्सी के उल्टे सीधे प्राइस, हरासमेंट, ये सारी चीज़ें होती रहती हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत कमी है। सड़क पर पॉट होल्स हैं, लग्जरी होटल्स का कोई मतलब ही नहीं रहा है, सड़क के किनारे मिलते नहीं है। तो ये है। तीसरी प्रॉब्लम है इंडिया इटसेल्फ। तीसरा जो आई है, इंडिया इटसेल्फ। जैसे क्राउड बहुत ज़्यादा है इंडिया में, लोग बहुत ज़्यादा हैं भाई, नॉइज़ बहुत ज़्यादा होती है, सर्विस कल्चर बहुत अच्छा है, बट नॉट ऑलवेज टूरिस्ट फ्रेंडली। टूरिस्ट फ्रेंडली नहीं होता है। टूरिस्ट कुछ जानना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, बट ज़बरदस्ती उनको परसुएट करवाया जाता है। स्कैमर, स्टॉट्स, बैगर्स, सेक्सुअल हरासमेंट, ये सारी चीज़ें होती रहती हैं, इससे ट्रस्ट इरोड होता है। राइट। हॉस्पिटलिटी सेक्टर की बात करते हैं तो 40% ट्रेंड स्टाफ ही नहीं है, इसमें शॉर्टेज है, ट्रेनिंग ही नहीं है। ऐसे ही किसी गांव से उठा लाते हैं, सस्ते के चक्कर में बैठा देते हैं और उससे काम करवा रहे होते हैं, ना उसको तमीज़ होती है बात करने की, हाथ वाथ धुलने की। जैसे किसी को चाय परोसनी है तो गंदे संदे हाथों से लाके परोसेंगे। तो मतलब लैक ऑफ बेसिक मैनर्स उन लोगों में देखने को मिलती है। प्लस इमिग्रेशन का इशू है, बहुत सारे इश्यूज़ हैं। प्लस इन्होंने कुछ चीज़ें बताई हैं अच्छी कि हमको करना क्या चाहिए। पहला है, इंडिया को रीब्रांड करने की ज़रूरत है। इंडिया को वेल डिफाइंड सर्किट्स बनाने चाहिए, जैसे गोल्डन ट्रायंगल है ना, हिमालयन ट्रेल है, गोल्डन ट्रायंगल, हिमालयन ट्रेल, कोस्टल बेल्ट्स हैं। प्लस हम लोग हिस्टोरिकल हेरिटेज सर्किट्स बना सकते हैं, और इकोलॉजिकल टूरिस्ट बेल्ट्स हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम कर सकते हैं। सेकंड है, हमको इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना पड़ेगा हमारे एम्बिशंस को मैच करने के लिए, चाहे वो रेल हो, चाहे होटल्स हों, चाहे रोड नेटवर्क्स हों, चाहे हमको सर्विस इंफ्रास्ट्रक्चर, चाहे टैक्सी वगैरह हो गया, है ना। तो हमने इसके लिए एक अडॉप्ट हेरिटेज स्कीम लेके आए थे, जिसमें प्राइवेट सेक्टर एक हेरिटेज साइट को अडॉप्ट कर लेगा और उसके आसपास में मतलब वो सारी चीज़ों को देखेगा, किस तरह से टूरिज्म को प्रमोट करना है, रोड्स कैसी होनी चाहिए, मेंटेनेंस का काम, है ना। तो इस तरह की स्कीम्स और लाने की ज़रूरत है। नेशन वाइड हमने क्लीन टूरिज्म करके एक कैंपेन भी लॉन्च की थी। तो तीसरा जो इन्होंने बताया है कि प्रायोरिटाइज सेफ्टी एंड ट्रेनिंग। ये मैं पहले भी कह चुका हूँ और मैंने इंटरव्यू में भी ये बात बोली थी कि हमको टूरिज्म के सेक्टर में, जैसे ताजमहल है,
मिलियंस ऑफ पीपल फॉरेन डेस्टिनेशन से टूरिज्म करने के लिए आते हैं ताजमहल पे। तो वहाँ के आसपास के जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनको ट्रेनिंग देने की ज़रूरत है क्लीनलीनेस के लिए। टैक्सी ड्राइवर्स हैं, ऑटो ड्राइवर्स हैं, तो ये सेफ्टी और लोग आसपास रहने वाले हैं कि मतलब किस तरह से तुम्हें बिहेव करना है। इवन नॉट फॉरेन टूरिस्ट, इंडिया के टूरिस्ट भी अगर आ रहे हैं उनके साथ भी तुमको बहुत अच्छे से पेश आना है, बिकॉज इट अर्न्स यू रेवेन्यू। नेक्स्ट फोर्थ है स्ट्रीमलाइन द वीज़ा प्रोसेस। वीज़ा प्रोसेस बिल्कुल ईजी कर दो, है ना, ई वीज़ा को और फास्टर कर दो, सिंपलर कर दो। एटलीस्ट जो फ्रेंडली कंट्रीज़ हैं उनके साथ तो हम जल्दी ही ला सकते हैं। पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, जो जिनसे टेररिस्ट आने के चांसेस ज़्यादा हैं या रिलेशंस अच्छे नहीं हैं, चाइना हो गया, तो वहाँ पे हम लोग वीज़ा रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं। हाउएवर इन अदर कंट्रीज वी कैन मेक देम लाइक वीज़ा ऑन अराइवल टाइप ऑफ स्कीम्स। फिफ्थ उन्होंने बोला है सस्टेनेबल एंड ऑथेंटिक हमें टूरिज्म क्रिएट करना है। ऑलराइट, टूरिज्म के लिए वे फॉरवर्ड इन्होंने बोला है कि हमारी नेशनल प्रायोरिटी होनी चाहिए। जो वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन रिपोर्ट है उसने बोला है कि इन्वेस्टमेंट जो टूरिज्म में जो आदमी करते हैं तो उससे जो पैसा क्रिएट होता है वो मल्टीपल टाइम्स क्रिएट होता है। जॉब्स भी बहुत क्रिएट होती हैं, मैन्युफैक्चरिंग, मतलब वो लोग, मतलब एक तरह से वर्चुअस साइकिल क्रिएट हो जाती है। टूरिस्ट आएगा, गाड़ी में बैठेगा और लाइट पे कुछ सामान खरीदेगा, कहीं पर रुकेगा, है ना, लोगों को पैसा खर्च करेगा, गाइड हायर करेगा, फिर वापस भी जाएगा। मतलब एक वर्चुअस साइकिल क्रिएट होती है जिसमें हम जैसे सामान खरीदा तो भाई मैन्युफैक्चरिंग कहीं से बन के आएगा ना सामान, तो इट्स अ वेरी वंडरफुल चीज़ें। तो टूरिज्म पर बहुत अच्छा आर्टिकल था, मैंने शॉर्ट में डिस्कस करने की कोशिश की है। ये वही है, आप इंडिया कम्स ऑन द टॉप। जो ईयू और इंडिया की फ्री ट्रेड डील हुई है मैंने आपको बहुत अच्छे से डिस्कस किया है। यू कैन गो एंड वॉच माई वीडियो एंड द मोस्ट ऑफ द बेनिफिट्स दैट आर ओनली फॉर इंडिया। इंडिया केम आउट अ विनर। बाकी का देखेंगे, कुछ अच्छी चीज़ें भी नहीं हुई हैं, जैसे कि कार के बारे में अगर देखें तो जो कार का टैरिफ था मैंने आपको बताया 110% से 10% कर दिया गया है, और ये 250 के व्हीकल्स के लिए है पर ईयर। इसके बाद जितनी भी ज़्यादा इंपोर्ट की जाएंगी गाड़ियाँ उन पर प्रॉपर टैक्स लगेगा। नेक्स्ट ये बताया है कि ये जो टैक्स है ये केवल और केवल इंपोर्टेड कार के लिए है 10%। 90% जो यूरोपियन कार इंडिया में बिकती हैं वो यहीं पर असेंबल होती हैं, उनके लिए नहीं है। ये बनी बनाई अगर आप इंपोर्ट करते हो तो उनके लिए है। तो बहुत ज़्यादा इसमें लग्जरी कार का जो हम बात कर रहे थे, बहुत ज़्यादा रेट्स में कमी देखने को नहीं मिलेगी, बट यस थोड़ी बहुत कमी होगी, और वो भी अगले 1 साल तक तो कुछ भी नहीं होने वाला है। 1 साल तक तो ये मानिए कि अभी इसका प्रोसेस और लीगल हर्डल्स हैं, उन्हीं सारी चीज़ों को देखा जाएगा, उसके बाद आएगा। ऑलराइट, फार्मा सेक्टर को मैंने बहुत अच्छा डिटेल में डिस्कस किया है। गो एंड वॉच माई वीडियो, आई ट्राई टू पुट द लिंक ऑफ दैट वीडियो इन माई डिस्क्रिप्शन। नेक्स्ट हम देख लेते हैं इकोनॉमिक सर्वे के बारे में हम जानेंगे। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हुई हैं। जो फाइनेंशियल ईयर 2027 की जो ग्रोथ रेंज हमने प्रेडिक्ट की है वो 6.8 से लेके 7.2% हमने बोला है कि ग्रोथ होगी। मैंने आपको बताया था 7.4% एडवांस एस्टिमेट्स ने बताया था 25-26 की जो हमारी ग्रोथ है इतनी रहने वाली है। अब 26-27 के लिए 6.8 7.2 हम पहले से ही प्रिडिक्ट करे दे रहे हैं। जो एक्चुअल में होगी वो जैसे एडवांस एस्टिमेट लास्ट टाइम पे आएंगे तो उनको हम देख लेंगे, है ना, अगले जनवरी में आएंगे। प्लस इन्होंने 3 सिनेरियो बताए हैं। इंडियन इकोनॉमी 3 सिनेरियोज में किस तरह से परफॉर्म करने वाली है। पहला सिनेरियो है बेस्ट केस सिनेरियो। इसमें क्या है कि बिजनेस एज यूजुअल अगर हमारा चलता रहता है 2025 में जैसा बिजनेस चला था, जो पॉलिटिकल कंडीशंस सेम बनी रहें, है ना, और वॉलेटिलिटी कम हो, तो हमारा मतलब अच्छी रहेगी इकोनॉमी। मल्टी सिनेरियो 2 है, मल्टीपोलर ब्रेकडाउन हो जाता है और ज़्यादा दिक्कतें आ जाएं, है ना, ट्रेल रिस्क, रसिया यूक्रेन वॉर अनरिजॉल्व रहता है और बहुत ज़्यादा इश्यूज क्रिएट हो जाते हैं, पोलराइज्ड वर्ल्ड हो जाता है ना, ट्रेड बिकम्स एक्सप्लिसिटली कोर्स, मतलब ट्रंप और ज़्यादा कोर्स करने लगे, सैंक्शंस को और ज़्यादा लगा दे, तो थोड़ा सा हो सकता है कि हमारी जीडीपी ग्रोथ रेट कम हो जाए। नेक्स्ट है वर्स्ट केस सिनेरियो, एआई इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर पुश हो, रिस्क अवर्जन लोग करने लगे, कैपिटल आउटफ्लोज हमारे बने ही रहे, इनफ्लो तो हो ही नहीं रहे, मैंने आपको कल परसों बताया था आउटफ्लोज हो रहे हैं। तो अगर ये सिचुएशन और ज़्यादा होने लगती है, जो 2008 में ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हुई थी, अगर वैसी सिचुएशन हो जाती है तो इंडिया की इकोनॉमी बहुत अफेक्टेड रहने वाली है। क्योंकि देखो 2008 में हमारी इकोनॉमी इतनी ज़्यादा लिंक्ड नहीं थी वर्ल्ड से, राइट, क्योंकि 1991 के बाद हम इकोनॉमी को इंटीग्रेट कर ही रहे थे वर्ल्ड के साथ, तो हम इतने ज़्यादा अफेक्टेड नहीं थे। बट इस बार अगर ऐसा होता है तो हमारी इकोनॉमी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में आ सकती है। तो ये 3 सिनेरियोज इन्होंने डिस्कस किए हैं। लेट्स होप कि जो पहला सिनेरियो है जैसा चीज़ें चल रही हैं वैसे ही होती रहें और हमारी 7 से लेकर 8% जीडीपी ग्रोथ रेट करे। बिकॉज मैंने आपको बताया था 7 से 8% ही ग्रोथ रेट करेगी तो 2047 तक के जो हमने टारगेट रखे हैं विकसित भारत के और $30 ट्रिलियन इकोनॉमी के, तो वो अचीव हो सकते हैं। प्लस मैंने आपको एक और चीज़ बताई थी, 4% इन्वेस्टमेंट होना चाहिए ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। तो ये सारी चीज़ें हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, इकोनॉमिक सर्वे ने बोला है कि जो अनकंडीशनल कैश ट्रांसफर हो रहा है ये बहुत ज़्यादा इश्यू दे रहा है, प्रॉब्लम खड़ी करेगा। जैसे एक वीडियो वायरल हो रही थी ट्विटर पे, आप उसको जाके सर्च कर सकते हैं, जो तमिलनाडु गवर्नमेंट है डीएमके की, तो उसने कुछ पैकेज पार्सल्स घर पे पहुंचा रहे हैं लोग। उसमें एक तो स्मार्टफोन है, स्मार्ट मोबाइल है, ऑलराइट,
दूसरे नंबर पे उस पर एक घड़ी है जिस पे स्टालिन की फ़ोटो लगी हुई है और उस पर भी कवर ववर लगे हुए हैं स्मार्टफोन पे भी स्टालिन के। तीसरा एक एनवलप है जिसमें 1,000 से लेके 2,000 रुपये कैश में रखे हुए हैं। तो ये अनकंडीशनल कैश ट्रांसफ़र है, ये मतलब एक तरह से खरीदने के लिए वोटों को दिया जा रहा है। अब ये इकोनॉमिक सर्वे ने ये बोला है कि जो 4 स्टेट्स में चुनाव होने वाले हैं उसमें से एक ही स्टेट ऐसा है जिसमें बीजेपी की गवर्नमेंट है, बाकी के 3 में बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं है। तो ये कंसर्न जताया गया है कि जो अदर स्टेट्स हैं जाने से पहले फ्री में चीज़ें बांट के जो बजट का खर्चा है, उनका जो बजट आएगा इस साल का, तो वो बजट डेवलपमेंट में न खर्च करके, वेलफेयर में न खर्च करके, वो फ्रीबीज की तरफ डाइवर्ट कर सकते हैं उसको। जब वो बजट फ्रीबीज की तरफ डाइवर्ट हो जाएगा तो एक तरह से एक मतलब क्या कहते हैं, डेफिसिट टाइप का क्रिएट हो जाएगा कि घाटा हो गया है बहुत ज़्यादा और स्टेट्स के फाइनेंसेस बहुत ज़्यादा क्रम्बल कर जाएंगे, क्रैश हो जाएंगे। तो उसमें इश्यू ये हो जाएगा कि जो नई सरकार अगर चुन के आती है भारतीय जनता पार्टी की, तो वो लोग किस तरह से उसको हैंडल कर पाएंगे। पहले ही उनको इकोनॉमी इतनी ख़राब मिलेगी, शैम्बल्स में मिलेगी, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा इश्यू हो जाएगा। तो इसलिए इकोनॉमिक सर्वे ने कंसर्न्स रेज किए हैं कि ये अनकंडीशनल कैश ट्रांसफ़र न करें शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स के लिए लोगों के लिए। ऑलराइट, नेक्स्ट हम देख लेते हैं जो सेस एंड सरचार्जेस का इश्यू है जो हर बजट से पहले आ जाता है। तो इन्होंने बोला है कि इसको डिविजिबल पूल का पार्ट बना देना चाहिए, है ना। सेस एंड सरचार्जेस ये सेंट्रल गवर्नमेंट लेवी करती है और वही कलेक्ट कर लेते हैं और अपने काम में लेते हैं। डिविजिबल पूल का पार्ट नहीं होता है। डिविजिबल पूल वो पार्ट होता है जो नेट टैक्स होता है ना, जिसको डिवॉल्व करते हैं, स्टेट्स को दिया जाता है, उसका पार्ट नहीं होता है ये। फिर इसमें एक कारण भी दिया गया है कि जो स्टेट डेवलपमेंट लोन है, सरकार जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, स्टेट गवर्नमेंट लोन है, ये स्टेट डेवलपमेंट लोन्स ले लेती हैं। ऐसा बोलती हैं कि हम लोगों को ना स्टेट में डेवलपमेंट करना है, उसके लिए हमें लोन ले लो। क्यों ऐसा करती हैं? क्योंकि उनके पास पैसा नहीं होता है। तो ये बोल रहे हैं पैसा कैसे आएगा, सेस और सरचार्ज को भी डिविजिबल पूल का पार्ट बना दो। तो स्टेट डेवलपमेंट लोन ये ले लेती हैं, तो डे टू डे खर्चे का बेचारे इसमें काम में लेते हैं। तमिलनाडु का देखो तो 35% HDL इन्होंने ले रखे हैं। राइट, महाराष्ट्र ने 26% ले रखे हैं। तो बहुत ज़्यादा हाई स्टेट डेवलपमेंट लोन्स ले रखे हैं। 15 फाइनेंस कमीशन ने बोला था कि 41% टैक्स डिवॉल्यूशन करेंगे और ये सारी चीज़ें हैं। ये एक तरह से मेरा सजेशन है। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या इसको पार्ट बनाती है कि नहीं बनाती है, जो 16th फाइनेंस कमीशन है उसकी क्या फाइंडिंग्स रहती हैं, वो क्या रिकमेंड करता है, उस पर मेजर चीज़ें आएंगी। अभी तो इन्होंने चूंकि बजट आने वाला है तो ये कुछ ना कुछ बातें बोलते हैं, तो वही चीज़ें हो रही हैं। इकोनॉमिक सर्वे ने और भी चीज़ें बोली हैं। सेकेंडरी एजुकेशन का बोला है कि स्कूल्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो हाईली अनइवन है। बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे। इकोनॉमिक सर्वे की रिपोर्ट ने बोला है कि जो 17% स्कूल्स हैं रूरल एरियाज़ में, 38% स्कूल्स हैं अर्बन एरियाज़ में, वही प्रोवाइड करते हैं सेकेंडरी एजुकेशन। नहीं समझे? बाकी के सारे जितने भी स्कूल्स हैं ना, रूरल एरिया में कितने बच गए? 83% स्कूल बचे। ये केवल और केवल फोकस किस पर करते हैं? प्राइमरी एजुकेशन पे। ऑलराइट, इसमें कितने बच गए? ये 62% जो अर्बन एरियाज में स्कूल्स हैं वो किस पर फोकस करते हैं? प्राइमरी एजुकेशन पे। तो बहुत ही अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है, ये सारी चीज़ें हैं इसमें। राइट, नेक्स्ट बात करते हैं हेल्थ स्पेंडिंग्स की। अगर बात करें तो इकोनॉमिक सर्वे ने ये बोला है कि हेल्थ की जो स्पेंडिंग्स हैं वो एज परसेंटेज ऑफ GDP अगर बात करें तो देखो ये स्टेट्स का है, ऑल स्टेट्स एंड यूटीज़ का, तो वो तो 2017-18 से बढ़ा ही है। ऑलराइट, कोविड के टाइम पे बहुत ज़्यादा थोड़ा सा हाई हो गया था क्योंकि डिमांड बहुत ज़्यादा थी, उसके बाद थोड़ा सा कम हुआ है, लेकिन उसके बाद से जब बढ़ ही रहा है। तो ओवरऑल 1.1% ऑफ GDP स्टेट्स खर्च कर रही हैं हेल्थ पर। ऑलराइट, लेकिन अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें तो 0.32% जैसे खर्च करते थे अपनी GDP का, तो धीरे धीरे करके कोविड के टाइम पे थोड़ा सा इंक्रीज़ हुआ था क्योंकि उस समय एक्सपेंडिचर की डिमांड भी बहुत ज़्यादा थी। उसके बाद से ये कम ही हुआ है, 0.39% हुआ है। ये हम बात कर रहे हैं एज परसेंटेज ऑफ GDP। लेकिन अगर एब्सोल्यूट टर्म्स में अगर बात करें तो ये इंक्रीज हुआ है खर्चा। जैसे देखो ये जो ब्लू कलर में है विदाउट सेस विद सेस है, तो ये यूनियन गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर की बात कर रहे हैं। तो देखो चाहे विद सेस ले लो चाहे विदाउट सेस ले लो, इसको हटा देते हैं कोविड को। उसके बाद देखो 50 से 51 हुआ है, 51 से 53 हुआ है, 53 से 56 हुआ है। तो पैसा बढ़ रहा है। विदाउट सेस भी देखो 45,000 करोड़ से 47, 50, 52। तो एब्सोल्यूट टर्म्स में तो बढ़ रहा है, बट एज परसेंटेज ऑफ GDP जिस हिसाब से हमारी GDP ग्रोथ कर रही है उस हिसाब से हमारा हेल्थ पर जो एक्सपेंडिचर है वो ग्रोथ नहीं कर रहा है। ये आर्टिकल ये बताता है। ऑलराइट, नेक्स्ट अगर हम देखें न्यू इन्फ्लेशन सीरीज लॉन्च करने की बात कर दी है इकोनॉमिक सर्वे में। तो देखो अगर हेडलाइन इन्फ्लेशन की बात करें तो जो CPI का जो इन्फ्लेशन है, नेट इन्फ्लेशन, उसकी बात करो तो ये जो ग्रीन वाला आप देख रहे हो ये है। ये जो वाइट वाला है, ये येलो वाला है, ये डिनोट कर रहा है फूड इन्फ्लेशन को। तो आप देखोगे यहाँ पे दोनों चीज़ें सेम है। जैसे ही फूड के प्राइसेस गिरते हैं तो देखो CPI की वैल्यू ऑटोमेटिक गिर के 3.3 रह गई। जैसे ही फूड इन्फ्लेशन हाई होता है 9.6%, खाने पीने के पैसे के दाम में बढ़ोतरी आती है, तो CPI इन्फ्लेशन 3.3 से लेके कितना हो जाता है 6.6। फिर आप देखोगे
फूड प्राइसेस कम होते हैं, सीपीआई कम हो जाता है, फूड प्राइसेस बढ़ते हैं, सीपीआई बढ़ जाता है, फिर फूड प्राइसेस कम होते हैं तो सीपीआई ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। तो आप देखोगे कितना स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन है बिटवीन फूड इन्फ्लेशन एंड सीपीआई इन्फ्लेशन। तो बस यही बात की जा रही है कि हम सीपीआई इन्फ्लेशन को, जो फूड का जो 46% जो वेटेज है बेवरेजेस आइटम का, खाने पीने का, उसको घटा के 36% करने की बात की जा रही है। ऑलराइट, बाकी का ये जो कहानी लिखी है वो मैंने आपको बता दिया। अभी देखो 2025 में ही देखो, तो मैंने आपको बताया था अक्टूबर में कितना रहा था। अक्टूबर में सीपीआई इन्फ्लेशन रहा था 0.25%। क्यों? क्योंकि जो फूड इन्फ्लेशन है नेगेटिव में पहुंच गया था भाई, माइनस में पहुंच गया था 5.02। फिर नवंबर में ये कितना हो गया था, 0.71% हो गया था सीपीआई। फिर दिसंबर में 1.33% हो गया। क्यों? फूड प्राइसेस बढ़ रहे थे। तो एक तरह से फूड प्राइसेस का जो सीपीआई इन्फ्लेशन है, जिससे हमें अपना इन्फ्लेशन कंट्री का चेक करते हैं, तो वो फूड इन्फ्लेशन पर हाईली डिपेंड करता है। तो इसीलिए बात की जा रही है कि जो नई सीरीज हम इन्फ्लेशन की लेके आएंगे उसमें फूड इन्फ्लेशन लेस देन 40% कर देंगे। जस्ट रिमेंबर दिस, पहले 46% था, लेस देन 50%, अब इसको लेस देन 40% करने की बात की जा रही है। बाकी का ये जो होता है वो इकोनॉमिक सर्वे या जो बजट वगैरह आएगा उसके बाद जो चीज़ें होंगी मैं इसको कंटिन्यूसली आपको बताता रहूँगा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि जो बोला है कि हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं कुछ थोड़ी बहुत इकोनॉमी की, वो इसमें बताई गई हैं। बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम्स नहीं है। पहला, इन्होंने बोला है कि हमारी जो कॉर्पोरेट और बैंक की जो बैलेंस शीट है वो बहुत ही हेल्दी है। इसको ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम बोलते हैं। अगर दोनों की बैलेंस शीट खराब हो रही होती, बैंक की भी और कॉर्पोरेट्स की भी, तो उसको ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम बोल देते। अभी प्रॉब्लम नहीं है तो मतलब ये हेल्दी है। आगे की प्रॉब्लम्स इन्होंने क्या बताई हैं कि हमारा जो हाउस होल्ड कंजम्पशन है वो नहीं बढ़ रहा है। नेक्स्ट, साइंस है इकोनॉमी में कि ब्रॉड बेस्ड रिवाइवल ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट साइकिल। तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट साइकिल के बहुत ही फ्यू रिवाइवल के चांसेस हैं, बढ़ नहीं रही है। नेक्स्ट, मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स हमारे स्लजेस हैं, भले ही हम इकोनॉमिक ये जो एफटीए वगैरह साइन कर ले रहे हैं, बस इतनी जल्दी बढ़ेंगे नहीं एक्सपोर्ट्स। तीसरा है फॉरेन इन्वेस्टमेंट हमारे देश से निकाल निकाल के भग रहे हैं पैसा। मैंने आपको बताया था कि जो नेट फॉरेन पोर्टफोलियो एंड एफडीआई है वो नेगेटिव में गया है पिछले महीने, प्लस हमारे रुपए की वैल्यू ऑलरेडी गिरती जा रही है। तो ये इश्यूज़ हैं हमारी इकोनॉमी में, तो इनसे डील करने की बहुत ज़रूरत है। नेक्स्ट, इकोनॉमिक सर्वे की और बात की जाए तो ये बहुत ही अच्छा दिया है। मतलब आज़ादी के टाइम पे हम एक फ्री नेशन के लिए इकोनॉमिक सर्वे की बात की गई थी इकोनॉमिक सर्वे में। नेक्स्ट, सीडी देशमुख जी ने बात की थी फूड सिक्योरिटी की। आज़ादी के तुरंत बाद खाने पीने की हमें ज़रूरत थी, है ना। 1955-56 में हमने द प्लान एरा इकोनॉमिक प्लान हमने बनाना शुरू किए थे ना, प्लान्ड इकोनॉमी थी, जो 5 ईयर प्लान्स थे उनकी हम बात कर रहे थे। नेक्स्ट, 63-64 में नेशनल सिक्योरिटी की बात की गई थी क्योंकि 62 में हमारे ऊपर अटैक हो गया था, है ना। नेक्स्ट, इंदिरा गांधी की सरकार आई तो सोशल जस्टिस की इन्होंने बात की, राइट बेस्ड मैकेनिज्म लेके आई। मतलब राइट बेस्ड तो नहीं कहेंगे, बेसिकली खाना पीना कपड़ा, ये इन्होंने बात की। फिर चरण सिंह जी आए, चौधरी चरण सिंह, आप जानते हैं ये फाइनेंस मिनिस्टर थे, तो इन्होंने रूरल फोकस किया। ये गाँव के, आप जानते हैं कि चौधरी चरण सिंह जी किसानों के नेता के रूप में जाने जाते हैं, तो इन्होंने गाँव पर फोकस किया। नेक्स्ट आए आपके मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह एलपीजी रिफॉर्म्स लेके आए, ये फाइनेंस मिनिस्टर थे उस टाइम पे 1991-1992 में। फिर मनमोहन सिंह थे 1994 में, तो इन्होंने टैक्सेशन सिस्टम को मॉडर्नाइज किया। फिर यशवंत सिन्हा आए तो इन्होंने नॉलेज इकोनॉमी की बात की, बीजेपी की सरकार थी अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम पे, तो इन्होंने जय विज्ञान को जोड़ा उसमें, है ना, क्योंकि हमने न्यूक्लियर टेस्ट वगैरह किए थे ना, तो हमें रिसर्च पर बहुत ज़्यादा फोकस किया। 2001 में हमने इन्फोटेक रिवॉल्यूशन हम लेके आए। 2005-06 में पी चिदम्बरम, है ना, पी चिदम्बरम, इन्होंने गाँव में इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की, है ना, भारत निर्माण करना है तो हमको विलेज निर्माण करना पड़ेगा। फिर पी चिदम्बरम आए, ये दूसरों को ज्ञान देते हैं, इन्होंने डेट रिलीफ किया, इन्होंने किसानों के खूब लोन माफ़ किए। राइट। नेक्स्ट हम बात करते हैं, जब से अरुण जेटली थे इन्होंने स्मार्ट सिटीज़, स्किल इंडिया, मतलब हमें स्किल करनी है, स्मार्ट सिटीज़। फिर अरुण जेटली जी ने बात की डबलिंग फार्मर्स इनकम, अशोक दालवाई कमेटी, है ना, अशोक दालवाई कमेटी बनाई थी इन्होंने, फार्मर्स की इनकम को डबल करना है। फिर अरुण जेटली ने डिजिटल इकोनॉमी और जीएसटी रिफॉर्म्स की बात करी गई 2017 में। फिर निर्मला सीतारमण 2021-22 से हेल्थ एंड वेलबींग पर फोकस किया गया। क्यों? क्योंकि कोविड आया हुआ था। फिर निर्मला सीतारमण जी ने 7 प्रायोरिटीज़ दी जिसमें हमको ग्रीन ग्रोथ करनी है, यूथ को एम्पावर करना है ना। फिर 2024-25 में न्यू डेफिनेशंस आई, हमने 4 नई कास्ट इस्टेब्लिश करी, जिसमें एक कास्ट थी गरीब, दूसरी कास्ट थी महिलाएं, तीसरी कास्ट थी युवा और चौथी थी अन्नदाता फार्मर्स की। तो ये 4 कास्ट हमने क्रिएट की थी। अब हमारी चल रही है बात नए इकोनॉमिक सर्वे की, तो इसमें बात करेंगे, नया बजट आएगा तो उसमें क्या क्या प्रायोरिटीज़ रहने वाली हैं उसको हम देखेंगे। नेक्स्ट हम देख लेते हैं डिजिटल एडिक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है लोगों में, तो इसमें डाटा की हमें ज़रूरत नहीं है, बस आप जानिए कि डिजिटल एडिक्शन होता है उससे ओबेसिटीज़ और बहुत सारी प्रॉब्लम्स लाइफ में बढ़ रही हैं। 30 जनवरी को महात्मा गांधी जी को गोली मार दी थी श्री नाथूराम गौडसे जी ने, तो उनकी पुण्यतिथि है आज 78वीं, 78 साल हो गए। 77th तो हमारा क्या था, रिपब्लिक डे था, ऑलराइट, और इनकी 78वीं पुण्यतिथि है, जस्ट रिमेंबर दिस, ऑलराइट। तो इसका मतलब ये 1949 में इनकी डेथ हुई थी।
नेक्स्ट हम देख लेते हैं, ये ताहिर हुसैन है, इसकी बेल डिनाई कर दी गई है। आप जानते हैं 2020 में आई वाज इन दिल्ली, इट वाज हॉरिफाइंग टू सी दी राइट्स दैट टुक प्लेस एट दैट टाइम। एक तरफ से कोविड था और कोविड आने वाला था, मतलब प्लस इन्होंने मतलब अपनी छतों पे बैठा के, जैसे ही ये एमएलए बने आम आदमी पार्टी से, मतलब एक तरह से इन्होंने हिंदुओं को ख़त्म करने का जिम्मा उठा लिया। अपने घरों पे इन्होंने ईंटें इकट्ठी करवाई और कई सारे ऐसे इक्विपमेंट्स इन्होंने बना के तैयार किए जिनसे उन पत्थरों को दूर दूर तक फेंका जा सके हिंदुओं की भीड़ पर, है ना। कई सारे पुलिस वालों की भी उसमें जान गई। तो एक तरह से पूरा प्लांट करके इन्होंने एक तरह से हिंदुओं का जेनोसाइड करने की कोशिश की गई, और जो नॉर्थ ईस्ट दिल्ली है उसकी डेमोग्राफी चेंज करने की पूरी कोशिश की इन्होंने। तब से ये जेल में सड़ रहे हैं। मैं उस टाइम दिल्ली में ही था, इट वॉज सो हॉरिफाइंग कि वो नॉर्थ दिल्ली की तरफ बढ़ते जा रहे थे। अब इसकी तरफ नहीं जाते हैं, अच्छा है, जेल में सड़ते रहने चाहिए ऐसे लोग। एंड आई होप कि इनका ट्रांसफ़र यूपी में कर दिया जाए तो वहाँ इनका अच्छा इलाज हो पाएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, 30 साल बाद गुजरात में पहला टाइगर पहुँचा है। तो गुजरात सरकार कह रही है कि भाई इसको बचाओ, इसको अपन लोग इकट्ठा करके रखेंगे इधर, है कि नहीं। तो इन्होंने जो इसका नाम याद रखेंगे, जम्बू घोड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, मैं लिख देता हूँ, जम्बू घोड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये गुजरात में है। ये क्या करती हैं, हर्बीवोर्स को ब्रीडिंग करवाती हैं, जैसे हिरन विरन हो गए तो उनका उनका मतलब आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करवा के बच्चे पैदा करवाए जाते हैं। तो वो अब बच्चे पैदा किस लिए करवाएंगे, इस टाइगर को खाना पहुंचाया जा सके, नहीं समझे। प्लस गुजरात का ये फार्मर था, तो एक लेपर्ड ने इस पर अटैक कर दिया, नहीं समझे। लेपर्ड ने अटैक किया और बेचारे के हाथ में कुछ डंडा डंडा था और फावड़ा वावड़ा था, उसी से लेके लड़े ही, अपने बच्चे को बचाया और मार दिया इसने इस लेपर्ड को। अब चूंकि इसने तो अपनी जान बचाई सेकल और स्पीयर से, बट वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कहता है कि आप जो प्रोटेक्टेड एनिमल्स हैं उनको मार नहीं सकते। लेपर्ड्स को शेड्यूल 1 में रखा गया है, नहीं समझे। तो हाईएस्ट प्रोटेक्शन दिया हुआ है। तो चूंकि इसने मारा है तो इसके खिलाफ एफआईआर कर दी, हालांकि इन्होंने सेल्फ डिफेंस में मारा था। ऑलराइट, तो इसमें आगे चल के अब इनको बेचारे को जेल में ले गए हैं, अब इन पर कार्रवाई चलेगी। अब थोड़ा सा कोर्ट डिसाइड करेगा, भाई किसान है और इसने अपनी जान बचाने के लिए मारा। जनरली ये देखा गया है जो लेपर्ड्स हैं दे डू नॉट अटैक ह्यूमंस, राइट। आज तक एक भी ह्यूमन मुझे नहीं पता हिस्ट्री में लेपर्ड्स के अटैक से मरा है। टाइगर्स ने मारा है, नहीं समझे, लायंस ने मारा है, बट लेपर्ड्स डू नॉट अटैक ह्यूमंस। तो जो भी रहा हो, इसने फियर की वजह से मारा हो, किसी भी रीजन से मारा हो, बट कानून है तो कानून की तो कार्रवाई करनी पड़ेगी। अब कोर्ट देखो इसको किस तरह की सज़ा देता है, नहीं देता है, वो डिपेंड करता है। ये सोनम वांगचुक हैं, लद्दाख के रहने वाले हैं। ये 3 इडियट्स, उनमें से एक इडियट ये भी थे। तो इन्होंने पीसफुल क्रिटिसिज्म ऑफ गवर्नमेंट कैंट बी कॉल्ड एंटी नेशनलिज्म। तो ये बोल रहे हैं कि जो मैं जैन जी प्रोटेस्ट करवा रहा था इंडिया की गवर्नमेंट के खिलाफ, नेपाल से इंस्पायर हो गया था मैं, कि बोले भारत की सरकार को खाड़ फेंकेंगे ये वो। अब चूंकि इतने महीनों से जेल में पड़े हैं ना, तो अब इनकी वो ढीली हो गई थोड़ी सी। कह रहे हैं मैं तो पीसफुल क्रिटिसाइज कर रहा था सरकार को, मुझे क्यों जेल में डाल रखा है, मुझे एंटी नेशनल क्यों करार दिया जा रहा है। मैं तुम्हें बता दूं, जो नोबेल पीस प्राइज कमेटी है ना, वो इसको नोबेल पीस प्राइज दे देंगे और इसकी जो है क्रेडिबिलिटी बढ़ा देंगे। हो सकता है आगे चल के ही विल बिकम अ टूल इन द हैंड्स ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड पावर्स। तो ये आगे देखना है कि क्या चीज़ें अनफोल्ड होती हैं, वी विल सी आफ्टर दैट। ये वेस्ट बंगाल में, आप मानोगे नहीं, एक वेयर हाउस था, कोई मोमो करके कंपनी थी, आई डोंट रिमेंबर, साउथ परगना डिस्ट्रिक्ट है वेस्ट बंगाल की। 40 से ज़्यादा लोग उसके वेयर हाउस में जल के मर गए, जल के राख हो गए भाई, राखा हो गए। इसकी न्यूज तक नहीं आई है, किसी न्यूज चैनल ने कवर नहीं किया, किसी अखबार ने इसको कवर नहीं किया। आज इतने 3-4 दिन बाद ये न्यूज आई है। ये इसलिए नहीं कवर हुआ क्योंकि ये बीजेपी रूल्ड गवर्नमेंट नहीं थी, ये वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट है, ममता बनर्जी की। और ममता बनर्जी चूंकि अब चुनाव आ रहे हैं तो बहुत ज़्यादा पैसा खिला के यार किसी भी साम दाम दंड भेद से इस न्यूज़ को दबाने की कोशिश की गई है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मतलब 40 से ज़्यादा लोग जल के राख हो गए और एक चूं तक नहीं है न्यूज़ चैनल्स में। तो हमारी मीडिया कितनी बायस्ड है, कितनी बिकी हुई है, आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हो, राइट। तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं, इंडिया अरब लीग की जो फॉरेन मिनिस्टर की सेकंड मीटिंग है वो इंडिया में हो रही है, न्यू दिल्ली में। रिमेंबर दिस, न्यू दिल्ली में किसकी फॉरेन मिनिस्टर मीटिंग, मैं इसको लिख नहीं रहा हूँ, आप देख लेना इसको। इंडिया अरब लीग को ऑफिशियली किस नाम से जाना जाता है, लीग ऑफ अरब स्टेट्स। इसको 1945 में एस्टेब्लिश किया गया था, कहाँ पर, कायरो। कायरो किसकी कैपिटल है, इजिप्ट की, ऑलराइट। तो इजिप्ट में इसको इस्टेब्लिश किया गया था और इसमें अभी इस समय 22 मेंबर हैं। तो इंडिया के साथ हमने रिलेशन इसके साथ 2002 से ही फॉर्मलाइज करना स्टार्ट कर दिए थे। बहुत सारे काम किए हैं, हमारा पीस और ट्रेडिशनल फ्रेंडशिप को डेवलप करना है, बहुत सारे काम हमने इसमें किए हैं। देखा जाए तो देखो, हमारी जो रिलेशनशिप है इसके साथ बियॉन्ड ट्रेड है, ट्रेड से भी हटके हम इसके साथ काम करते हैं। जैसे स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप्स हो गई, ओमान के साथ हमने पहला स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप 2008 में साइन किए। फिर सिमिलर एग्रीमेंट हमने यूएई के साथ 2015 में साइन कर लिया, सऊदी अरेबिया के साथ हमने 2019 में साइन किया, इजिप्ट के साथ हमने 2023 में साइन किया, कतर के साथ 2025 में हमने साइन किया। तो हमारा जो स्कोप है अरब कंट्रीज़ के साथ
वो केवल और केवल ट्रेड तक सीमित नहीं है, वो एनर्जी सिक्योरिटी है। वो आप बात करो डायस्पोरा की बात करो तो डायस्पोरा हमारा इंडिया में वहाँ पे काम कर रहा है। जो हमारी सागर स्ट्रेटजी है कि सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, उसके लिए अरब लीग बहुत ही महत्वपूर्ण प्लेयर है। चाइना का अगर काउंटर करना है तो उसके लिए भी बहुत ही ये लीग बहुत ही महत्वपूर्ण है। गाज़ा में अगर पीस इस्टेब्लिश करनी है तो बिना अरब कंट्रीज़ के हो नहीं सकती है। ऑलराइट, और भी हमने इनके साथ काम किए हैं। जैसे अगर बात करो एससीओ में आपने देखो हमने एक्सपेंशन किया, 5 कंट्रीज़ को ऐड किया। सऊदी अरेबिया का विजन 2030 है। यूएई के जो प्रेसिडेंट है मोहम्मद बिन जायद, वो इंडिया में विजिट किए, तो हमने अपने टारगेट्स को कितना कर दिया देखो, $200 बिलियन कर दिया ऑलरेडी। $115 बिलियन की तुम्हारी ट्रेड हो ही चुकी थी। 2032 है, ये गलत दे दिया, $200 बिलियन बाई 2032 हमने करने का टारगेट कर दिया। ऑलराइट, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो हमारी ट्रेड है सऊदी अरेबिया, जो कमिटमेंट्स हैं इन्वेस्टमेंट के कमिटमेंट्स हैं, सॉरी ये ट्रेड के नहीं है, मैं यही तो मैं कहूँ ट्रेड 115 हो गई है। तो यूएई के साथ इन्वेस्टमेंट हमें करना है, म्यूचुअल इन्वेस्टमेंट एक दूसरी कंट्री में 75 बिलियन, सऊदी अरेबिया के साथ $100 बिलियन का, कतर के साथ $10 बिलियन का है। तो बहुत अच्छा अरब लीग के साथ हमारा रिलेशन है। इट इज़ बियॉन्ड ट्रेड। ऑलराइट, तो उसकी फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग हो रही है, वो कहाँ पे हो रही है? न्यू दिल्ली में। रिमेंबर दिस फैक्ट फॉर स्टेट पीसीएस एग्जाम पर्सपेक्टिव। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, बांग्लादेश ने बोल दिया क्रिकेटर्स के लिए तो हमारी कंट्री सेफ नहीं है, तो हम क्रिकेटर्स को नहीं भेज रहे हैं, लेकिन शूटर्स को भेज दिया है। नहीं समझे? तो ये हिपोक्रेसी है, ये एक्सपोज हो गई है। और नेक्स्ट देख लेते हैं, इफ़ आधार कैन बी फोर्स्ड सेम गोज फॉर द पासपोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। तो देखो इलेक्शन कमीशन ने बोला था कि जो एसआईआर हो रहा है उसमें आधार कार्ड को हटा दो एज अ डॉक्यूमेंट। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई क्यों हटा दें, तो इलेक्शन कमीशन ने बोला कि बहुत ही फर्जी आधार कार्ड बन रहे हैं। तो इसमें कोई दोहराई नहीं है। न्यूज आती रहती है आए दिन कि 75,000 फर्जी आधार कार्ड पकड़े गए, 80,000 फर्जी आधार कार्ड पकड़े गए, नहीं समझे? तो रायबरेली में ही पकड़े गए थे अभी कुछ समय पहले 70,000 के करीब। तो ये इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट को बताया। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर आधार कार्ड फर्जी बन रहा है तो पासपोर्ट भी तो फर्जी बन सकता है। तो इसीलिए जो 11 डॉक्यूमेंट्स रखे थे इलेक्शन कमीशन ने, ओरिजिनल 11 डॉक्यूमेंट्स जिनको दिया जा सकता था आपकी आइडेंटिटी वेरीफाई करने के लिए, तो उसमें से अभी इसको हटाया नहीं है आधार कार्ड को। जस्ट रिमेंबर दिस। लेकिन ये चीज़ और है, आधार कार्ड इज नॉट अ प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप। जस्ट रिमेंबर दिस थिंग्स। ऑलराइट, नेक्स्ट बात कर लेते हैं, कर्नाटका सरकार ने तुलु को सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर करने की बात करी है। तुलु की बात कर लें तो ये 3000 साल पुरानी लैंग्वेज है। तुलुनाडु, अगर हम सदर्न स्टेट्स की बात करें तो ये मान लो कर्नाटका है, ऑलराइट, और ये केरला है। तो इस रीजन में तुलु है, सदर्न कर्नाटका और नॉर्दर्न केरला में तुलु लैंग्वेज स्पीक करने वाले लोग हैं। और ये डिमांड भी कर रहे हैं एक सेसेशनिस्ट एक्टिविटी, सेसेशनिस्ट नहीं कहेंगे, सेपरेटिस्ट एक्टिविटी है ये। सेसेशन का मतलब होता है कि आप देश से ही अलग होकर अलग देश बनाना चाह रहे हैं। तुलुनाडु सेपरेट होना चाह रहे हैं इंडिया से नहीं, इन स्टेट्स से ही, कि हमको एक नया स्टेट बना दो तुलुनाडु नाम से, नहीं समझे? तो ये आप याद रखिएगा। तुलु जो लैंग्वेज है ये भी पूछ सकते हैं कहाँ पे है, कर्नाटक और केरला में, नॉर्दर्न केरला में। ऑलराइट, जस्ट रिमेंबर दिस फैक्ट्स। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, किसान कल्याण स्वाभिमान पर्व ये मनाया जा रहा है एमपी में। तो ये बहुत अच्छी न्यूज़ है। ये देखो, इसमें किसानों को ट्रैक्टर्स दिए जाएंगे, 55 किसान कितने खुश हो जाएंगे, है ना? और प्लस 55 किसानों को बुलेट ये दे दी जाएगी, तो ये लोग तो पागल ही हो जाएंगे बुलेट पाके। तीसरे पुरस्कार में 55 लोगों को ई स्कूटी दे दी जाएंगे और फिर बाकी के लोगों को अन्य पुरस्कार भी दिए जाएंगे। तो इसमें क्विज होगी, क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, बहुत ही ईजी क्वेश्चंस रहेंगे, और जो स्टेट की जो पॉलिसीज़ हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो बहुत अच्छा रहने वाला है। आई होप कि ये किसान ये पाएँ और इसमें कोई घोटाला ना हो और इन बेचारों को एक्सप्लॉइट ना किया जाए। ऐसा होता है ना कि एक गांव का किसान ट्रैक्टर जीत गया और फिर प्रधान कहेगा हमको पैसे दो, नहीं समझे? तो ऐसा ना हो। बहुत अच्छी न्यूज़ है। आई एम सो हैप्पी फॉर दिस एंड थैंक यू। आप सब्सक्राइब करिए। ये अगर आपको PDF चाहिए हो तो @news to notes मेरा टेलीग्राम चैनल है, उसको सब्सक्राइब कर लो जाके, है ना? और आपको ये PDF मिल जाएगी। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। और ये याद रखना, ये स्कैनर है, इससे आप देख सकते हो। राइट, अगर आपको ऐसे ढूंढने से ना मिले ना, @news to notes में ना मिले, तो यहाँ से आप सर्च कर लेना। थैंक यू। सब्सक्राइब टू माई चैनल। सायोनारा।